स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग इंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़े हुए थे। अब इस वीडियो में हम एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने उस वीडियो में पढ़ा था, इंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या करते हैं, लैंड बिल्डअप का काम करते हैं। तो जस्ट उसके अपोजिट एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या करते हैं, लैंड वियरिंग का काम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लैंड में तोड़ फोड़ का काम करते हैं। लैंड जो है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं रह पाती है। अगर कहीं भी माउंटेन्स है तो प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेन्स है वहाँ पे प्लेटोस बन जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अंडर में आते हैं और ये एक्सटर्नल होता है। ये भी डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ था। अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जो पहला एजेंट काम करता है वो क्या है, वेदरिंग। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो उसी का एक पार्ट है ये वेदरिंग। वेदरिंग एक एजेंट का काम करता है एक्सोजेनिक प्रोसेस में। अब वेदरिंग का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वेदरिंग का मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मतलब जब चट्टानें टूट जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। अब इसके पीछे ये जो वेदरिंग है ये वेरिएट करता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग एंड वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सभी जगह पे ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो सेम नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें इक्वेटर के नज़दीक, जो भी इक्वेटर के नज़दीक एरियाज हैं या पास में है, वहाँ पे ये वेदरिंग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर हमने ये ले लिया ग्लोब और ग्लोब पे ये इक्वेटर ले लिया तो हमको पता है इक्वेटर पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती है, टेम्परेचर हाई होता है। इसके साथ साथ इक्वेटर पे प्रेसिपिटेशन भी होता है ज़्यादा, टेम्परेचर एज वेल एज प्रिसिपिटेशन, ये दोनों चीज़ें इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे वेदरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि वेदरिंग के प्रोसेस के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी है वो क्या है, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। कहीं पे भी टेम्परेचर दैट इज हम सनलाइट बोल सकते हैं। सनलाइट जितनी भी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी के साथ चीज़ों में दरारें आने के चांसेस होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, सपोज आपका कभी न्यूली हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो बहुत बार आपने देखा भी होगा अपने घर की छतों पे दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में घर बनाया जाता है क्या उसमें कोई दरारें पाई जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें वो बेयर करते हैं, या छतों पे पानी पड़ता है या सन की रेज आती हैं, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हमको दिखाई पड़ जाती हैं। तो वैसा ही सेम रॉक्स को लेकर भी होता है कि रॉक्स जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का ही आता है। वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स वो ऑन साइट होता है, या फिर इसको हम इन सीटू भी बोलते हैं। इन सीटू या ऑन साइट का मतलब क्या है कि उसी जगह पे वेदरिंग जब होती है तो जो रॉक्स टूटते हैं वो उसी जगह पे रह जाते हैं। जैसे अगर ये मान लिया कोई हिली एरिया है, वेदरिंग दैट इज हीट की वजह से, रेनफॉल की वजह से जो भी ये रॉक टूटेगी, ये रॉक अगर ये टूट जाती है तो ये टूटने के बाद यहीं कहीं आसपास रह जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन साइट या इन सीटू। तो वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो ऑन साइट या इन सीटू होता है। अब वेदरिंग में 3 टाइप्स की वेदरिंग होती है। क्या क्या है स्टूडेंट्स वो सॉरी, एक है केमिकल वेदरिंग, नंबर 1, नंबर 2 इज फिजिकल वेदरिंग एंड नंबर 3 इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। वन बाय वन देखेंगे। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन एंड कार्बोनेशन। तो ये जो प्रोसेसेस है वो कहीं ना कहीं वेदरिंग के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल हम ऑक्सीडेशन का अगर लें, ऑक्सीडेशन आपको पता होगा, जो भी एटमॉस्फेयर है हमारा, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्लस वाटर प्लस हीट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। और केमिकल रिएक्शन के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, हवा का भी, वाटर का भी और हीट का भी। आपने साइंस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी।
तो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका सिंपल एग्जांपल हम एप्पल को लेके देख सकते हैं। जब भी आप एप्पल को कट करते हैं, जब भी हम एप्पल को कट करते हैं, कट करने के बाद अगर थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके कांटेक्ट में आता है। बहुत बार कहते हैं, सुना भी होगा लोगों को कि हवा में कांटेक्ट में आने के कारण एप्पल जो है वो ब्राउनिश कलर हो गया है। तो जब एप्पल का कलर ब्राउन हो सकता है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि रॉक्स जो हमेशा इस हवा के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में है और हीट के कांटेक्ट में है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेसेस तो होंगे ही। तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग। और उस प्रोसेस की वजह से रॉक में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है स्टूडेंट हमारा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में जो मेन फोर्स काम करता है वो है अप्लाइड फोर्स। अब ये अप्लाइड फोर्स है क्या, जो भी फोर्सेस हम लगाते हैं, जैसे किसी चीज पे हमने फोर्स लगाया, पुश किया, तो वो क्या है, हमारा एक अप्लाइड फोर्स है। तो फिजिकल वेदरिंग में अप्लाइड फोर्सेस में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है एक्सपेंशन फोर्स, और तीसरा आता है वाटर फोर्स। अब सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो हम सभी को पता है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ये चीजें आपने साइंस में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब अगर हम बात करें कि सपोज यहाँ ये लैंड है और इस लैंड पे कोई रॉक रखा हुआ है, तो ये रॉक क्या है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली अगर इसके ऊपर लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें दरारें या क्रैक्स आने के चांसेस बन जाते हैं। किसी चीज के ऊपर आप ज्यादा जब प्रेशर लगा के रखते हो, कुछ समय तक आपने अगर उसको दबा के रखा है, तो क्या होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो वो टूट जाता है। एज एग्जाम्पल, कभी किसी रबर बैंड को अगर आपने ऐसे खींच के देखा होगा, तो थोड़ी देर के लिए जब तक आप खींचते हो फिर छोड़ देते हो, वो अपने रियल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर आपने इसको खींच के रखा हुआ है, या कभी किसी चीज में अपने रबर बैंड बांध के रखा है, टाइटली बांध के रखा हुआ है, सपोज ये डस्टर है, इस डस्टर में मैंने रबर बैंड को टाइटली बांध के रखा हुआ है, तो मे बी 10 दिन 15 दिन बाद जब मैं देखूंगी तो उस रबर बैंड में कहीं ना कहीं क्रैक्स आ गए हैं, और वो रबर बैंड क्रैक्स आने के कुछ दिन बाद टूट भी जाता है। तो सेम चीज हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ पे होता है, तो अर्थ पे जो भी रॉक्स है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। तभी अर्थ पे जो भी रॉक्स है, रॉक्स क्यों यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, तो वो वहाँ एक जगह ही पड़ी हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब इसके ऊपर दबाव डालता जाता है, प्रेशर डालता जाता है, तो ये टूट के फिर बिखरनी शुरू हो जाती हैं या अलग होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल। अब हम एक्सपेंशन फोर्स की बात करते हैं। एक्सपेंशन फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी चीज एक्सपांड होती है, जैसे जब टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन मिलता है तो वो एक्सपांड होती है, और एक्सपांड होने के कारण फिर उसमें क्रैक्स आते हैं। एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने वेदरिंग का ही जब लिया था तब बताया आपको कि छत जो होती है हमारी, जब छत हम बनवाते हैं, नई छत होती है, तो उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसमें हमको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं बारिश के सीजन में। बारिश के सीजन में जो लकड़ी के दरवाजे हमारे घरों में होते हैं या खिड़कियां होती हैं, वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कहने का मतलब वो एक्सपांड हो जाते हैं, और गर्मी के सीजन में फिर वो अपने नॉर्मल सीजन में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है, और एक्सपेंशन फोर्स उस पर काम करता है। तो जब भी चीजें एक्सपांड होंगी तो वहां भी क्रैक्स होने के चांसेस बन जाते हैं। कोई चीज अगर फूल जा रही है, जैसे बारिश के सीजन में मैं एग्जांपल बता कि लकड़ी का दरवाजा ही है, जब उसके ऊपर आप प्रेशर डालोगे, जोर करोगे, तो मे बी वहां पे टूटने के चांसेस भी उसके बन जाते हैं। अब बात करते हैं वाटर फोर्स। वाटर फोर्स जब भी लगता है तो वहां भी फिजिकल वेदरिंग का काम करता है। कैसे वाटर फोर्स लगने से फिजिकल वेदरिंग का काम करता है, जैसे रिवर है, रिवर का वाटर जब फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने साथ इंग्रेडिएंट्स वगैरह बहा कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्लैक सॉइल को लेके। इस रिवर से ज्यादा बेटर आपको ब्लैक सॉइल से समझ में आएगा।
ब्लैक सॉइल आपने क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि ब्लैक सॉइल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो स्टिकी होता है। जब वो गीला होता है तो स्टिकी होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो सूखने के बाद क्रैक्स पड़ने का मतलब क्या, गीला है तो स्टिकी है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन है, और जब सूख गया तो उसमें एक्सपेंशन हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे, बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं बरोविंग के थ्रू, वेजिंग, टर्माइट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा। अब बायोलॉजिकल जैसे जो एनिमल्स होते हैं, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग बट एनिमल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल वेदरिंग। ह्यूमन बीइंग तो रिस्पॉन्सिबल है ही इसके लिए, ह्यूमन बीइंग ने तो बहुत कुछ नुकसान कर दिया है, बट जो एनिमल्स है वो भी इसके लिए हम कह सकते हैं वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बरोविंग का एग्जांपल ले लीजिए आप, टर्माइट्स का ले लीजिए, रोडेंट्स का ले लीजिए। बरोविंग्स आपने देखा होगा जो एंट होती है, सबसे बेटर एग्जांपल हम एंट का लेंगे। एंट जो होती है वो क्या करती है, जमीन को कहीं ना कहीं जमीन से मिट्टी निकाल कर बाहर एक ढेर जैसा लगा देती है ना। कोई एक नॉर्मल अगर जमीन है तो जो एंट्स होती हैं, एंट्स क्या करती हैं, यहाँ से वो मिट्टी ले आती हैं और मिट्टी लाके वो कहीं ना कहीं एक ढेर जैसे बना देती हैं। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा जो जीव है, एक एनिमल है, वो भी क्या कर सकता है, वेदरिंग के प्रोसेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बरोविंग जो ये होते हैं आपके माइसिस वगैरह होते हैं या जो चूहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शायद आपको समझ आ गया एकदम अच्छे से कि वेदरिंग होता क्या है और वेदरिंग किस में आता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस में वेदरिंग को लिया जाता है। वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, और वेदरिंग जो है वो ऑन साइट या इन सिटू प्रोसेस है, मतलब उसी जगह पे होता है। वेदरिंग 3 टाइप से होता है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हम देखते हैं हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन एंड कार्बोनेशन। फिजिकल वेदरिंग में अप्लाइड फोर्सेस आता है, जिसमें हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस देखा। दूसरा हमने देखा एक्सपेंशन फोर्सेस, एंड तीसरा हमने देखा वाटर फोर्सेस। ये तीनों हमारे फिजिकल फोर्सेस में, फिजिकल वेदरिंग में आते हैं। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम क्या देखते हैं, बरोविंग, वेजिंग, टर्माइट्स एंड रोडेंट्स के कारण जो चेंजेस आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे फिर किसी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।